हेलो फ्रेंड्स, यामिनी ज्योतिष में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज मैं एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ। कुछ दिन पहले ही मैंने इसका फर्स्ट पार्ट बनाया था, लेकिन जब मैंने इसका सेकंड पार्ट अपलोड किया तो शायद उसमें कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, वो वीडियो स्टिल हो गई थी और प्ले नहीं हो रही थी। तो मैं बहुत ही धन्यवाद करना चाहता हूँ। मुझे मेल आई थी, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ। उनका बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मुझे सूचित किया कि आपकी वीडियो जो है वो स्टिल हो गई है। तो उसी को मैं दोबारा अभी शूट कर रहा हूँ। इसका सेकंड पार्ट है। इसका फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ, जिसमें मैंने आपको बताया था कि ये कुंडली है जिनकी मदर ने इनके वैवाहिक जीवन के बारे में पूछा था कि वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। तो उसी पे थोड़ी सी डिस्कशन कर रहा हूँ और पूरी वीडियो जो है इसी के ऊपर आधारित रहेगी। तो इसमें मैं आपको आज ये बताने वाला हूँ कि हमें कुंडली देखकर कैसे एक जजमेंट करनी है कि व्यक्ति का विवाह जल्दी होगा, देर से होगा, और कौन सी दशा, कौन से टाइम पीरियड में विवाह के योग बन सकते हैं। ये सिर्फ एक टेक्निक है दोस्तों, ये मैं फिर से बहुत क्लियरली बता रहा हूँ। बहुत से लोग इसमें कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे। ये सिर्फ एक टेक्निक है। बहुत सी टेक्निक्स होती हैं विवाह कैलकुलेशन की, बहुत से उसमें गोचर लगाए जाते हैं। जैमिनी सूत्र भी होते हैं जिसमें दारा कारक देखा जाता है, केपी एस्ट्रोलॉजी होती है, चर दशा होती है। बहुत सी सूत्र हैं जो कैलकुलेशन में काम आते हैं। तो इनमें से एक सूत्र मैं आपको आज यहाँ बताने जा रहा हूँ। बहुत ही सिंपल है लेकिन बहुत ही इफेक्टिव है। बहुत कुंडलियों पे मैंने ये ट्राई किया है, टाइम टेस्टेड है, मेरे गुरुजी से मैंने ये सीखा है। तो आइए आरंभ करते हैं वीडियो आरंभ करने से पहले बहुत बहुत धन्यवाद जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। और अब मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ दोस्तों। धीरे धीरे मैं आपकी सारी मेल्स और व्हाट्सएप एक एक करके रिप्लाई करना स्टार्ट कर दूंगा। तो ज़्यादा समय नहीं लूँगा। इनका डेट ऑफ बर्थ किसी कारणवश मैं नहीं बता रहा हूँ, लेकिन 1992 का बर्थ है। आप लिख सकते हैं मेल हैं और मैरिड हैं। और कुछ डिटेल्स मैं आपको इनके बारे में बताता हूँ। देखिए, जैसे ही आपके पास कुंडली आती है, मैंने एक सिस्टम आपको बता रखा है। कुंडली का पहला पेज, जिसको कुंडली का पहला पन्ना कहा जाता है, पंचांग जिसको आप कहते हैं, वो ज़रूर आप देख लें। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है कौन से वार में आपका जन्म है। वार आपको वो लेना है जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग होता है, इंग्लिश कैलेंडर के अकॉर्डिंग नहीं। जो मैंने सॉफ्टवेयर पे एक वीडियो बनाई थी जगन्नाथ होरा, अगर उसमें आप जाकर देखेंगे तो उसमें वार के आगे लिखा रहता है वैदिक वीकडे। इसका मतलब है वैदिक एस्ट्रोलॉजी। सूर्य उदय से अगले दिन सूर्य उदय तक हमारा एक दिन होता है दोस्तों, जिसको वार कहा जाता है। तो अगर वारपति कुंडली में पीड़ित हो जाएगा, जैसे इनकी कुंडली में वारपति सोमवार को इनका जन्म हुआ है, तो चंद्रमा देखिए बहुत ज़्यादा अच्छी पोजीशन पर नहीं है लगन कुंडली में, लेकिन ये नवांश कुंडली है। ये जो यहाँ पे लिखिए, ये नवांश कुंडली में है। थोड़ा सा नवांश कुंडली में चंद्रमा गेन कर गए हैं। सिंह राशि में चंद्रमा बहुत शुभ होते हैं। ये मैं जो प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं उनके लिए बता रहा हूँ। सिंह राशि में जब नवांश में चंद्रमा होते हैं और खासकर छठे घर में, तो उनको बहुत ही पावरफुल माना जाता है। तो थोड़ी सी जो गेन है, चंद्रमा यहाँ गेन कर गए हैं। लेकिन लगन कुंडली में 60 to 70% रिजल्ट होता है, वहाँ पे चंद्रमा पीड़ित हैं। तो चंद्रमा की जब भी इनको दशा रहेगी, महादशा रहेगी, अंतरदशा रहेगी, तो उस पीरियड में कष्ट होना स्वाभाविक है। सेकंड जो मैंने आपको बताया था, आपको चंद्रमा का नक्षत्र देख लेना है। यहाँ मैंने लिखा नहीं है, लेकिन चंद्रमा इनके शुक्र देव के नक्षत्र में है। तो नक्षत्र सिद्धांत आपको एक साइड पे कहीं पेज पे लिख लेना है। ये आपको सॉफ्टवेयर्स में नहीं मिलेगा। जगन्नाथ होरा में है, लेकिन उसको समझने में थोड़ी डिफिकल्टी होती है। आप चाहें तो आराम से उसको पढ़ेंगे तो उसमें क्लियरली नक्षत्र सिद्धांत भी दिया हुआ है। तो देखिए, शुक्र की महादशा है, तो शुक्र देव हमारे टारगेट बन जाएंगे। सबसे ऊपर मैंने लिख लिया शुक्र, सूर्य, चंद्र, ये दशा सीक्वेंस होती है। उसके बाद तीसरा, पांचवा और सातवां आपको क्रॉस मार्क कर लेना है। ये प्लैनेट्स की महादशा, अंतरदशा तंग करने वाली होगी इस जातक को। और कितना तंग करेगी वो प्लैनेट्स की प्लेसमेंट पर डिपेंड करेगा। प्लैनेट्स पर कौन से दूसरे प्लैनेट दृष्टि डाल रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा। नवांश में क्या पोजीशन है, अष्टक वर्ग में वो कितना स्ट्रांग है, षड बल में कितना बल है। सारी चीज़ों को कंबाइन करने के बाद आप एक ब्रॉडर व्यू एक निकाल सकते हैं। लेकिन इन प्लैनेट्स की जब भी दशा महादशा आएगी, आपको
कष्ट या स्ट्रगल 100% होगा। ये बिल्कुल डेफिनेट रूल होता है वैदिक एस्ट्रोलॉजी का, क्योंकि नक्षत्र सिद्धांत ही सबसे गूढ़ रहस्य है दोस्तों। अगर आपको ज्योतिष सीखनी है, अगर आपको नक्षत्र सिद्धांत नहीं आता है तो आपकी सारी प्रेडिक्शंस जो हैं गलत होंगी। तो आइए अब इनके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। तो आपको थर्ड स्टेप में क्या करना है, अब हमें पहले इस कुंडली से देखकर ये जज करना है कि विवाह जल्दी होगा या विवाह देर से होगा, इसके क्या योग हैं। तो विवाह के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट हाउस होता है वो है 7th हाउस। तो हमें यहाँ पे पहले फोकस करना है। तो पहले हम 7th लॉर्ड की पोजीशन देखते हैं। देखिए 7th लॉर्ड इनके 12th हाउस में चले गए। जो लोग मेरे साथ नए जुड़ रहे हैं, जिनको हाउसेस के बारे में नहीं पता है, तो प्लीज़ आप मेरी पहले वाली वीडियोस देख सकते हैं। फिर भी मैं दोबारा बता देता हूं, जहां पे नंबर 10 लिखा है ये फर्स्ट हाउस है। हाउस हमेशा फिक्स्ड होते हैं, हाउस कभी चेंज नहीं होते हैं, सिर्फ उनमें राशियां चेंज होती हैं। तो इसको इस तरफ आप हमेशा गिनेंगे 1 फर्स्ट हाउस, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th और ये 12th। तो चंद्रमा 12th हाउस में चले गए। यहाँ पे आपको मैं एक प्रिडिक्शन लेवल की पॉइंट बता रहा हूँ। जो लोग प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं, जब भी किसी की भी कुंडली में, खासकर मेल की कुंडली में 7th लॉर्ड 12th में चले जाते हैं, कोई भी चार्ट आप उठाकर देख लीजिए, 7th लॉर्ड जब भी 12th में चले जाएंगे तो आप विवाह के बाद अपनी पत्नी के साथ विदेश ट्रैवल ज़रूर करेंगे। वो विदेश ट्रैवल मोस्टली हनीमून के लिए होता है दोस्तों, या कोई मीटिंग कन्वेंशन अटेंड करने के लिए हो सकता है। और वो ट्रैवलिंग तब होगी जब गोचर उसको अलाउ करेगा। 7th लॉर्ड इन 12th हाउस, ये एक बेसिक रूल है। पत्नी के साथ, अपने स्पाउस के साथ आप विदेश ट्रैवल अवश्य करेंगे जब दशाएं आपको अलाउ करेंगी। देर से हो सकता है, जल्दी हो सकता है, वो दशाओं पे डिपेंड करेगा। लेकिन इसका एक और नेगेटिव इम्पैक्ट भी है। नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है कि 7th लॉर्ड अगर 6th, 8th और 12th में चले जाते हैं तो ये विवाह में देरी करवा देते हैं दोस्तों। लेकिन ये सिर्फ एक फैक्टर है, हमें और फैक्टर्स भी देखने हैं कि विवाह के देरी के और कुछ यहाँ पे योग हैं। तो आप देखिए 7th लॉर्ड राहु के साथ हैं। लास्ट इसके ऊपर जब मैंने वीडियो बनाई तो उसमें आपको ये बताया था कि जब भी 7th लॉर्ड 12th में चले जाएं, और खासकर चंद्रदेव हों 12th में चले जाएं, राहु उनके साथ बैठ जाएं, तो एक इमोशनल बॉन्डिंग हो जाती है। व्यक्ति एक पर्टिकुलर ऑपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, इमोशनल बॉन्डिंग होती है, लव अफेयर हो सकता है, और वो लव अफेयर बहुत ही इमोशनल हो जाता है। लेकिन राहु क्या है दोस्तों, राहु देव एक धोखा है, एक षड्यंत्र है। तो क्या होगा, एंड में आपको धोखा मिलेगा, आप षड्यंत्र में घिर जाएंगे, और एज अ रिजल्ट, क्योंकि चंद्रमा पीड़ित है तो आपका मन बहुत पीड़ित होता है उस अवस्था में। तो ये कुछ योग हैं जो प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी करते हैं, उनके लिए मैंने बता दिया है यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं। तो चंद्रदेव पर सूर्यदेव और केतुदेव का भी दृष्टि पड़ रही है, तो ये भी इंडिकेट करता है कि विवाह में देरी होगी, क्योंकि सूर्यदेव भी विवाह में देरी करते हैं। और बृहस्पति देव की 8वें घर से दृष्टि पड़ रही है दोस्तों। जब भी बृहस्पति देव अष्टम हाउस में होते हैं दोस्तों, क्योंकि ये जीव कारक हैं, थोड़ा सा अच्छा नहीं माना जाता है, तो ये भी एक डिले का कारण बन सकता है। तो 7th लॉर्ड में कोई भी बहुत ज़्यादा शुभ प्रभाव नहीं है, तो पहला इंडिकेशन है कि विवाह में देरी हो सकती है। जब भी इस तरह के योग कुंडली में होते हैं दोस्तों, मोस्टली विवाह 27वें साल के बाद एक्टिवेट हो जाता है। विवाह का जो योग होता है वो 27वें साल के बाद एक्टिवेट हो जाता है। जब आपको 28वां साल लग जाता है, विवाह का योग एक्टिवेट हो जाता है। लगन में अगर आपके सूर्य देव हैं तो आप कोशिश करिए विवाह 28वें साल के बाद करिए। अगर आपके 7वें घर में शनिदेव है तो विवाह 34 या 35 ईयर्स के बाद करिए, खासकर अगर फीमेल के चार्ट्स में इस तरह के योग हैं। अब सेकंड स्टेप देखते हैं, 7th हाउस पर क्या पोजीशन है, वहाँ पे क्या प्लैनेट्स हैं, कौन से प्लैनेट दृष्टि डाल रहे हैं,
तो देखिए 7th हाउस में जब भी बुध शुक्र एक साथ होते हैं, ये थोड़ा सा एक डेंजरस योग होता है दोस्तों। व्यक्ति दूसरी फीमेल्स की तरफ अट्रैक्ट हो सकता है, अपनी वाइफ के अलावा भी उसके सीक्रेट अफेयर्स हो सकते हैं अगर दशा उस तरह की चल रही है, गोचर उस तरह का चल रहा है। क्योंकि बुध, मैंने आपको एक इस पे वीडियो भी पहले बना रखी है, बुध क्रीड़ा के स्वामी होते हैं दोस्तों, खेल कूद के स्वामी होते हैं, युवराज हैं। शुक्र भोग विलास के कारक होते हैं। जब भी ये दो प्लैनेट्स मिल जाते हैं और खासकर 7th हाउस में और चंद्रदेव की राशि में, चंद्रदेव को भी एक मौज मस्ती क्रीड़ा वाला प्लैनेट ही माना जाता है, तो इस केस में बहुत ज़्यादा थोड़ा डर रहता है कि व्यक्ति अगर दशा खराब होगी तो फीमेल्स की तरफ अट्रैक्ट हो सकता है, कुछ गलत संगत में पड़ सकता है। लेकिन 7th हाउस में शुक्रदेव भी विवाह में देरी करवा देते हैं क्योंकि ये इस घर के कारक होते हैं दोस्तों। अब देखिए 7th हाउस पर शनिदेव की दृष्टि है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे शनिदेव लगन में हैं और सीधा 7th हाउस पर ये दृष्टि डाल रहे हैं और शनिदेव रेक्टोग्रेट हैं। ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। यहाँ शनिदेव लग्नेश भी हैं तो लग्नेश का भी रिजल्ट देंगे, लेकिन एक नेचुरल मैलेफिक भी हैं तो उसका भी रिजल्ट देंगे। तो जब भी कोई रेक्टोग्रेट प्लैनेट 7th हाउस पर दृष्टि डालता है तो विवाह में 100% देरी होती है दोस्तों। लेकिन ये एक रूल है, लेकिन इसके ऊपर भी एक रूल होता है, अगर बुध देव लगन में विराजमान हो तो विवाह जल्दी हो जाता है। इसके बहुत से अलग कॉम्बिनेशंस होते हैं, लेकिन यहाँ पे बुध देव लगन में नहीं है लेकिन 7वें घर में है, तो शनिदेव रेक्टोग्रेट होकर दृष्टि डालेंगे। इसका मतलब विवाह में देरी हो सकती है। 1 2 3 4 मंगल देव भी यहाँ पे दृष्टि डाल रहे हैं, तो मंगल देव भी विवाह में देरी करवा देते हैं दोस्तों। मोस्टली 27 साल के बाद जो है योग एक्टिवेट हो जाता है। वो दशाएं अभी हम देखेंगे तो हमें और क्लियर हो जाएगा। अब सेकंड स्टेप में आपको क्या देखना है, लगन कुंडली से हमें यह पता चल गया है कि विवाह में देरी के योग दिख रहे हैं। इसको हम चंद्र कुंडली से वेरीफाई करते हैं। देखिए चंद्र कुंडली आपको ज़रूर देखनी है जब भी आप विवाह की बात करते हैं। इस पे अभी मैं गोचर भी आपको लगा के दिखाऊंगा। चंद्र कुंडली में 7th हाउस में देखिए सूर्य देव और केतु देव हैं, तो अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बता दिया है। 7th हाउस में जब भी सूर्य देव हों या लगन में सूर्य देव हों तो विवाह मोस्टली 27वें साल के बाद ही करना चाहिए। 27वें साल के बाद ही विवाह का योग एक्टिवेट हो जाता है। तो ये विवाह में देरी का एक कारण ये हो गया। चंद्र कुंडली से 7th लॉर्ड जो है बुध देव बन रहे हैं। यहाँ पे बुध देव अष्टम भाव में चले गए, ये एक और पॉइंट हो गया विवाह में देरी का। और इस बुध देव पर शनि देव का प्रभाव है जो कि चीज़ों को डिले करते हैं लेकिन डिनाई नहीं करते हैं दोस्तों। शनि देव की एक बहुत खासियत होती है दोस्तों, आपको ऐसा लगेगा कि मेरी शनि देव की दशा खराब जा रही है, एक्चुअली में वो खराब नहीं होती है। वो चीज़ों को डिले करते हैं लेकिन डिनाई नहीं करते हैं। जब वक्त आएगा, समय आएगा तो शनिदेव आपको वो चीज़ देते हैं, वो चीज़ प्रदान करते हैं। तो शनिदेव भी यहाँ चंद्र कुंडली के जो 7th लॉर्ड हैं बुध देव, उन पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो यहाँ भी हमें डिले दिख रहा है। अब हम नवांश में चलते हैं। नवांश में देखिए दोस्तों 7वें घर में बृहस्पति देव हैं। जो इनकी मदर ने क्वेश्चन पूछा था वहाँ पे इसका आंसर बहुत क्लियर है कि मैरिड लाइफ में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नवांश बिल्कुल क्लियर है। 4th हाउस में सूर्य देव और मंगल देव की दृष्टि है। ये कभी कभी तनाव पैदा कर सकते हैं, एक लड़ाई झगड़े का माहौल बना देंगे घर में, लेकिन क्योंकि 7वां घर बहुत स्ट्रांग है, देखिए यहाँ बृहस्पति देव हैं, तो ये बृहस्पति देव शुभता दिखाएंगे। यहाँ पे मैरिड लाइफ में एक जो है ट्यूनिंग बना के रखेंगे और मैरिड लाइफ अच्छी चलेगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब देखिए नवांश कुंडली में भी शनिदेव बुध देव को देख रहे हैं दोस्तों। ये शनिदेव रेक्टोग्रेट हैं, ये सब जगह रेक्टोग्रेट चलेंगे, चंद्र कुंडली में भी, नवांश कुंडली में भी, मैंने लिखा नहीं है। तो यहाँ भी शनिदेव
सेवंथ लॉर्ड पर दृष्टि डाल रहे हैं नवांश कुंडली से। यहाँ पे 6 नंबर राशि है जहां मैंने सर्कल किया है, ये 7th हाउस है, इसके लॉर्ड बुध देव हैं, शनि देव की दृष्टि है। और मैंने शायद यहाँ राहु देव नहीं लिखे हैं, यहाँ राहु देव लिख देते हैं। तो बुध देव यहाँ भी 7th लॉर्ड बन गए और शनि देव की दृष्टि उन पर पड़ रही है, तो विवाह में देरी चारों तरफ से हमें दिखती है। 100% विवाह में देरी होगी। देरी का मतलब यह है कि दोस्तों 27वें साल के बाद योग विवाह का एक्टिवेट हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, एक हमें ब्रॉडर व्यू यहाँ पे मिल चुका है कि 27वें साल के बाद जब इनको 28वां साल लगेगा विवाह का योग एक्टिवेट हो जाता है। अब दशाओं पे जाते हैं। देखिए मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, ये एक सूत्र है, इसमें प्लीज़ आप मिस्टेक मत करिए। इसके बहुत से सूत्र होते हैं, विवाह निकालने के बहुत से मेथड्स हैं और हर मेथड में एक गुप्त टेक्निक होती है, लेकिन ये सिर्फ एक मेथड है जो मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ। तो इनकी दशा स्टार्ट हुई 1992 में इनका बर्थ है और 2000 तक शुक्रदेव की दशा थी। तो देखिए अभी वैसी आयु नहीं है कि शुक्रदेव में विवाह हो पाए। इसके बारे में मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि शुक्रदेव ने इनको क्या रिजल्ट दिया। अब बात करते हैं 2010 से लेके 2016 तक इनकी सूर्यदेव की महादशा थी। सूर्यदेव ने क्या रिजल्ट दिया ये फर्स्ट वीडियो में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब थर्ड जो दशा आ गई इनकी वो है चंद्रदेव की, जिसपे मैं अभी थोड़ा सा आपको एक सर्कल भी कर देता हूं क्योंकि ये दशा बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। 2016 से लेके 2026 तक ये बिल्कुल अप्रोप्रिएट दशा है, जब इनकी एज भी बिल्कुल राइट होगी मैरिज के लिए, लेकिन उसमें भी अब फाइनल ट्यूनिंग हम करेंगे थोड़ी सी। तो चंद्रमा देखिए इनके 7th लॉर्ड हैं दोस्तों, ये चीज़ आपको यहाँ ध्यान रखनी है। और नवांश कुंडली में चंद्रमा इनके शुक्र के साथ हैं, शुक्रदेव के साथ हैं। शुक्रदेव लगन कुंडली में 5th लॉर्ड हैं, चंद्रमा लगन कुंडली में 7th लॉर्ड हैं। दोनों की युति 6th हाउस में हो रही है, तो ये लव मैरिज के योग भी बना देता है कभी कभी। और शुक्रदेव और बुध देव की यहाँ पे युति भी लव मैरिज को इंडिकेट करती है दोस्तों। लव मैरिज आपको लगन कुंडली से ही नहीं, नवांश कुंडली से भी देखनी पड़ती है, चंद्र कुंडली से भी देखनी पड़ती है। चंद्र कुंडली में देखिए दोस्तों 5th लॉर्ड की दृष्टि 7th लॉर्ड पर पड़ रही है। 5th लॉर्ड यहाँ मंगल हैं, 7th लॉर्ड यहाँ बुध हैं, तो मंगल देव की दृष्टि देखिए आप बुध देव पर पड़ रही है, तो ये भी लव मैरिज के योग हैं। तो लव मैरिज हो सकती है इस व्यक्ति की, इस जातक की। हालांकि इनकी मदर ने इस तरह की कोई कंफर्मेशन या मेरे को बताया नहीं था कि लव मैरिज है या नहीं, लेकिन लव मैरिज के योग यहाँ दिख रहे हैं दोस्तों, क्योंकि 7th लॉर्ड राहु के साथ है 12th हाउस में। तो ये इंडिकेट करता है कि इनकी जो वाइफ होगी इनकी कास्ट से बाहर होगी, इनकी कास्ट में इनकी शादी नहीं होगी, दूसरी कास्ट की जो है इनकी वाइफ होगी 100%। तो ये कुछ योग्स हैं, प्रेडिक्शंस हैं जो एक एक करके निकल के आती हैं, तो मैं आपको बीच में बताता हूँ। अब देखिए हम बात करते हैं जिस टॉपिक पे हम चल रहे थे, चंद्रमा 7th लॉर्ड है, विवाह हो सकता है इस पीरियड में। तो 2016 से 2017 तक चंद्रमा में चंद्रमा की ही महादशा में प्रत्यंतर दशा रहेगी। तो उस समय आपको क्या करना है, 2 प्लैनेट्स का गोचर देखना है दोस्तों, शनिदेव और गुरुदेव। ये 2 प्लैनेट्स हैं जिनकी ब्लेसिंग्स के बिना इस जीवन में कोई भी घटना घटित नहीं होती है। आपके जीवन में जो भी घटना घटित होगी उसमें शनिदेव और गुरुदेव की ब्लेसिंग होना 100% ज़रूरी होता है दोस्तों। उनकी ब्लेसिंग्स के बिना कोई भी इवेंट अच्छी या बुरी आपकी लाइफ में कभी भी ऑकर नहीं हो सकती। तो उस समय शनिदेव आई थिंक 9 नंबर राशि में चल रहे थे, लेकिन बृहस्पति देव कहीं और थे, दूसरी राशि में थे, वो मैंने लिखा नहीं है। तो इसमें आपको कॉन्सेप्ट क्या लगाना है पहले ये मैं आपको बता देता हूँ। आपको लगन कुंडली के 7th हाउस पर फिंगर रखनी है, वहाँ पे जो राशि है उसके लॉर्ड देख लेने हैं। यहाँ पे
सेवंथ लॉर्ड चंद्रमा बन रहे हैं। ये चांस की बात है कि कुंडली ऐसी ही आ गई है कि सेवंथ लॉर्ड यहाँ चंद्रमा बन रहे हैं। तो इस सेवंथ लॉर्ड को आपको चंद्र कुंडली में देखना है वो कहाँ प्लेस्ड है। तो देखिए चंद्र कुंडली में क्योंकि चंद्रमा है तो लगन में ही प्लेस्ड हो जाएंगे। तो सूत्र आपको क्या लगाना है, जब भी गोचर में शनिदेव और गुरुदेव दोनों चंद्रमा से कोई रिलेशन बनाएंगे, उस पर दृष्टि डालेंगे, उसके ऊपर से ट्रांजिट करेंगे या कहीं से भी एस्पेक्ट करेंगे, दोनों का एस्पेक्ट या कंजंक्शन या उनके ऊपर से ट्रांजिट होना बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए शनिदेव 9 नंबर राशि में ट्रांजिट कर रहे हैं तो वो चंद्रमा के ऊपर हैं और गुरुदेव चंद्रमा पर कहीं से दृष्टि डाल रहे हैं, तो ही विवाह का जो योग है वो एक्टिवेट होगा। उस पीरियड में क्या दशा चलती है, अगर वो दशा अंतरदशा प्रॉमिस करेगी तो विवाह उस पीरियड में होना बिल्कुल तय होता है दोस्तों। तो इसको कट शॉर्ट करते हैं। 2017 में ये योग नहीं बना, 2018 में भी इस तरह का कोई योग नहीं बना। शनिदेव हालांकि चंद्रमा के ऊपर ट्रांजिट कर रहे थे लेकिन गुरुदेव अभी दूर थे। तो और मैं इसको कट शॉर्ट करता हूं। 2018 और से लेकर अगस्त 2019 तक इनको राहु देव की अंतरदशा चल रही थी दोस्तों। चंद्रमा में राहु देव की अंतरदशा जब भी आती है तो विवाह होना बिल्कुल तय होता है दोस्तों। राहु देव मैरिज के कारक हैं, बहुत से लोगों को ये मालूम नहीं होगा, लेकिन राहु की महादशा, राहु देव की अंतरदशा मैरिज करवा देती है अगर गोचर प्रॉमिस करेगा। तो देखिए अगस्त 2019 में बृहस्पति देव यहाँ ट्रांजिट कर रहे थे और सेवंथ लॉर्ड, लगन कुंडली के जो सेवंथ लॉर्ड है उनसे कोई भी रिलेशन उनका नहीं था, तो राहु देव विवाह नहीं करवा पाएंगे इनका, ये टाइम इनका निकल जाएगा। लेकिन 2019 अगस्त से 2020 दिसंबर तक बृहस्पति देव की अंतरदशा आ गई दोस्तों। अब देखिए एक बार बृहस्पति देव को हम थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं। लगन कुंडली में बृहस्पति देव सेवंथ लॉर्ड चंद्रमा पर दृष्टि डाल रहे हैं, ये यहाँ पे विवाह करवा सकते हैं। जब भी अष्टम में कोई प्लैनेट होता है उसकी अंतरदशा चल रही होती है, गोचर सपोर्ट करता है, तो विवाह के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। खासकर बृहस्पति देव जब अष्टम में चलते हैं, क्योंकि ये वाला जो हाउस है 8th हाउस, ये पत्नी से सुख का भाव होता है। या बृहस्पति देव अगर आपके 12th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं गोचर में, तो भी विवाह के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं दोस्तों। बहुत से लोग इसको सोचेंगे कि ये कैसे, ये बिल्कुल 100% टाइम टेस्टेड टेक्निक है। 12th हाउस आपके बेडरूम प्लेजर्स का होता है। बेडरूम प्लेजर्स आपको कब मिलेंगे, जब कोई अच्छा प्लैनेट वहाँ से ट्रांजिट करेगा और आपका विवाह होना बिल्कुल इसमें तय होता है। लेकिन ये रूल आपको देश काल पात्र के हिसाब से लगाना है दोस्तों। कुछ देशों में लड़कियां विवाह नहीं करती हैं, शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो जाती हैं, लेकिन शादी के बाद जब उनके बच्चे हो जाते हैं विवाह से पहले ही जब उनके बच्चे हो जाते हैं तो बाद में वाइट मैरिज होती है। ये क्रिश्चियन कम्युनिटी का कुछ रूल है। तो देश काल पात्र आपको ज़रूर देख लेना है, किस देश की आप कुंडली देख रहे हैं, वहाँ पे क्या कल्चर है, ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए। लेकिन क्योंकि जब एस्ट्रोलॉजी बनी थी तो हिंदू वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से इसको बनाया गया था, तो विवाह का सुख जो होता है, जिसको बेडरूम प्लेजर कहते हैं, ये विवाह के बाद ही मिलता है। तो जब भी खासकर फीमेल्स की कुंडली में 12th हाउस में गोचर में बृहस्पति देव ट्रांजिट करेंगे, 12th हाउस में लगन कुंडली में, विवाह के योग बिल्कुल 100% होते हैं दोस्तों। अब चंद्र कुंडली में देखते हैं, जैसा कि मैंने आपको रूल बताया था, 10th ऑफ नवंबर को बृहस्पति देव 9 नंबर राशि में ट्रांजिट पहले बृहस्पति देव के बारे में और देख लेते हैं। तो बृहस्पति देव देखिए लगन कुंडली में तो बिल्कुल रूल एप्लीकेबल हो रहा है। नवांश कुंडली में देखते हैं, देखिए बृहस्पति देव फिर से
चंद्रमा पर दृष्टि डाल रहे हैं, जो कि लगन कुंडली के 7th लॉर्ड हैं। तो बृहस्पति देव विवाह करवा सकते हैं 100%। और नवांश कुंडली में मैं इन पे 3 टिक लगा रहा हूं दोस्तों, 7th हाउस में ही बैठे हैं। और फिर से नवांश के जो 7th लॉर्ड हैं उन पर दृष्टि डाल रहे हैं बुध देव। तो बृहस्पति देव तीनों ही कुंडलियों में 100% एप्लीकेबल हैं। विवाह इस पीरियड में हो सकता है अगर अब गोचर प्रॉमिस करेगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, 10th ऑफ नवंबर को मैं अप्रॉक्सीमेट ले रहा हूँ, मेरे को एग्जैक्ट डेट्स याद नहीं है। 10th ऑफ नवंबर 2019 को बृहस्पति देव ने अपनी राशि 9 नंबर में ट्रांजिट चेंज कर लिया, 8 नंबर से 9 नंबर में आ गए। उस समय शनिदेव भी यहाँ थे, बृहस्पति देव भी यहाँ थे। अंतरदशा बिल्कुल 100% जैसे मैंने आपको बता दिया बृहस्पति देव की चल रही थी। महादशा ऑलरेडी हमें कह रही है कि इस पीरियड में विवाह हो सकता है क्योंकि 7th लॉर्ड की दशा है। तो इस पीरियड में उनका विवाह होना चाहिए बिल्कुल 100%। तो जैसे कि इनकी मदर ने मेरे को बताया था कि 13th ऑफ नवंबर को इनका विवाह हुआ था दोस्तों, 13th ऑफ नवंबर 2019 को इनका विवाह हुआ था। तो इस तरह से आपको ब्रॉडर वे में कैलकुलेट करना है, ये एक सूत्र है। अगर किसी की कुंडली में मान लीजिए फॉर एग्जांपल बृहस्पति देव आपकी कुंडली में, खासकर लड़कियों की कुंडली में शुक्र देव के ऊपर से ट्रांजिट कर रहे हैं आपकी लगन कुंडली में, तो विवाह के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। 7th हाउस से ट्रांजिट कर रहे हैं तो विवाह के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। लेकिन ये मैच करना है आपको बृहस्पति देव शनि देव के गोचर से दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 13 नवंबर को इनका विवाह हुआ। और एक चीज़ आपको अब ध्यान रखनी है, जब भी आप विवाह का मुहूर्त निकालते हैं या विवाह के योग जो आपकी कुंडली में बन जाते हैं, आपको 2 चीज़ें ध्यान रखनी है जो बहुत लोग मिस करते हैं। इसके ऊपर मेरी एक पहले भी वीडियो है। 8th हाउस, कुंडली का 8th हाउस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जब भी आपका विवाह हो रहा है उसके 1 या 2 साल तक आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि शनिदेव और राहु देव का गोचर 8th हाउस से नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट अगले 1 साल तक, आपके विवाह के 1 साल बाद राहु देव और शनिदेव का गोचर 8th हाउस से नहीं होना चाहिए। अगर राहु देव और शनिदेव का गोचर 8th हाउस में आने वाला है और आपने उस 1 साल पहले विवाह कर लिया, तो विवाह के बाद क्या होगा, कोई मिसहैपनिंग हो जाएगी और उनमें से एक पार्टनर या तो उसकी मृत्यु हो जाती है दोस्तों, या कोई ऐसी मिसहैपनिंग होती है कि दोनों सेपरेट हो जाते हैं, वो मैरिज कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर इस तरह के कॉम्बिनेशंस आपको दिख रहे हैं तो आप एक अच्छे पंडित जी से पूजा करवा सकते हैं उन दोनों प्लैनेट्स की, राहु देव की या शनि देव की। और अगर आपकी अंतर्दशा बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है तो फिर उसमें इतनी ज़्यादा घबराने की बात नहीं होती है। लेकिन फिर भी प्रिकॉशन के तौर पर आपको शनिदेव राहु देव की रेमेडीज अवश्य करनी चाहिए दोस्तों। तो आई थिंक आज के लिए इतना ही बहुत है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी। और नक्षत्र सिद्धांत आपको ज़रूर ध्यान रखना है दोस्तों। देखिए बृहस्पति की अंतर्दशा जो थी, मैं यहाँ टिक कर रहा हूँ, जन्म संपद विपत क्षेमा प्रत्येरी साधक। बृहस्पति देव नक्षत्र सिद्धांत से भी साधक तारा में आ रहे हैं, तो इस पीरियड में भी विवाह होना बिल्कुल संभव है, संभव था और संभव हुआ भी। राहु विवाह नहीं दे पाए, प्रत्येरी तारा में थे और उस समय गुरुदेव गोचर में अभी 8 नंबर में ही थे, इसलिए राहु देव की दशा अंतरदशा में विवाह नहीं हुआ, गुरुदेव की अंतरदशा में विवाह हुआ दोस्तों। तो अब जो इनका प्रश्न था उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। तो देखिए विवाह के बाद किसी रूप से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि 2026 तक तो चंद्रमा की दशा रहने वाली है। तो चंद्रमा कुंडली में इनके अच्छे नहीं हैं दोस्तों, विपत तारा में हैं, तो इनको कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी अपने कैरियर को लेकर, बाकी चीज़ों को लेकर, क्योंकि विपत तारा की महादशा चल रही है। तो ये दशा इनकी एक एवरेज दशा जाएगी
बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं जाएगी, लेकिन उसके बाद मंगल देव की महादशा आने वाली है जो कि 4th दशा है इनकी लाइफ में। तो ये देखिए, जन्म संपद विपद क्षेम, तो ये दशा इनकी अच्छी जाएगी। और मंगल देव कुंडली में देखिए दोस्तों 4th हाउस में ही है, तो 85% रिजल्ट तो ये इसका देंगे और 15% रिजल्ट इसका देंगे। तो मंगल देव यहाँ पे एक अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। 4th हाउस में बैठे हैं, अपने ही घर में बैठे हैं। और नवांश कुंडली में देखेंगे दोस्तों तो मंगल फिर से 10वें घर में बैठे हैं, तो कैरियर में इनके उस पीरियड में जंप हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में एक और कुंडली पे मैं डिस्कशन करूंगा जो रिसेंटली अभी कुछ समय पहले ही मैंने किसी की कुंडली देखी थी। पंजाब से उनका मेरे को क्वेरी आई थी और उन्होंने मुझे परमिशन दी है कि आप मेरी कुंडली डिस्कस कर सकते हैं यूट्यूब पर। ज़्यादा डिटेल्स में डिस्कशन नहीं करेंगे, कुछ बेसिक पॉइंट्स, कुछ बेसिक टेक्निक्स मैं आपको उसमें बताऊंगा और उसमें आपको मैं कुछ नई टेक्निक भी बताने वाला हूं दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। जय शनिदेव।